हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे DC3 की रिवीजन क्लास होगी और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्री स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री स्कूल पाठ्यक्रम में कौन सा अनुभव आवश्यक है। क्या रटने का अभ्यास करवाते हैं? नहीं। सीमित गतिविधियां करवाते हैं? नहीं। विविध अनुभव होता है, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं बच्चों के। तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री स्कूल अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है। प्री स्कूल स्टेज है वो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। तो आंसर हो जाएगा बी, 3 to 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अनुभव का चयन किस पर आधारित होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी बेस्ड ऑन। क्या शिक्षक की सुविधा पे होना चाहिए? नहीं। बच्चे की रुचि और आवश्यकता? तो बी बिल्कुल सही है। जो आप लोगों को बच्चों को सिखा रहे हो वो चाइल्ड इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो चाइल्ड इंटरेस्ट एंड नीड के हिसाब से वो बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी किससे संबंधित है। सेरेब्रल पाल्सी इज रिलेटेड टू। तो ये आपका ब्रेन डैमेज से रिलेटेड होता है। आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क क्षति से रिलेटेड होता है सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होता है न्यूनतम प्रतिबंध वाला वातावरण, मिनिमम रेस्ट्रिक्शन एनवायरनमेंट। कि बच्चों को आप छूट दो, उन्हें मतलब रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, कुछ भी काम करवा रहे हो, एक्टिविटी करवा रहे हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहेबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एक्ट कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 1992। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलाइजेशन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है रिहेबिलाइजेशन विद इन कम्युनिटी। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, समुदाय में पुनर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। तो विच इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है। तो इसके लिए NIVH। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा विकलांगता स्वीकार करने की अंतिम अवस्था क्या है। तो इसका एक्सेप्टेंस है। डी आंसर बिल्कुल सही है। जब बच्चे मान लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा डिसेबल है, ये स्वीकार कर लेते हैं, ये इसकी लास्ट फाइनल स्टेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक सुरक्षा करने वाला माता पिता क्या कहलाते हैं। कि मतलब बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि बेटा तुम ऐसा मत करो, गिर जाओगे, मैं कर देता हूँ तुम्हें। ये वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। ये अपने बच्चों को कुछ करने नहीं देते हैं, खुद ही करते हैं सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है। क्या वर्ड्स, वॉइस, गेस्चर या राइटिंग। तो बॉडी लैंग्वेज में गेस्चर हो जाएगा। हाव भाव होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड होते हैं। आई कॉन्टैक्ट किसका भाग है। तो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है ये भी आई कॉन्टैक्ट। तो सी हो जाएगा। होस्टाइल पेरेंट्स का व्यवहार कैसा होता है। तो बिहेवियर ऑफ होस्टाइल पेरेंट्स इज अग्रेसिव होते हैं, वो आक्रामक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड अटेंडिंग बिहेवियर में क्या शामिल है। गुड अटेंडिंग बिहेवियर इंक्लूड। आंसर हो जाएगा बी, आई कांटेक्ट और पोस्चर। कि आप किसी से बात कर रहे हो तो उससे आई कांटेक्ट करके बात कीजिए। और आपका मतलब बात करने का तरीका है, आपका बैठने का तरीका, खड़े होने का पोस्चर कैसा है वो भी मैटर करता है। गुड अटेंटिव बिहेवियर लगता है उससे। नेक्स्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स है डिफ़िकल्टी इन लर्निंग। कोई बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है, मतलब उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। 17 क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक बच्चों में मुख्य समस्या क्या आती है। तो आंसर होगा बी, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क। ऑटिस्टिक बच्चे वो होते हैं मतलब लोगों से उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बोलना कम पसंद होता है। तो सोशल इंटरेक्शन करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो बी आंसर सही है इसका ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। 18th क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का अर्थ क्या है। तो नॉर्मली इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब ये होता है जैसे एक नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं ना, उनको एक साथ बिठा के पढ़ाना है, अलग अलग क्लासरूम नहीं रखने। तो बी आंसर हो जाएगा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। एजुकेशन विद नॉर्मल चिल्ड्रन, ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। 19 क्वेश्चन है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलाइजेशन की मुख्य भूमिका किसकी होती है।
तो इसमें जो आपका समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, उन्हीं की होती है, तो सी आंसर हो जाएगा। रिहेबिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो होगा इंडिपेंडेंस, निर्भरता, स्वावलंबन बी आंसर होगा इसका। स्पीच थेरेपिस्ट किसके लिए कार्य करता है? तो वाक दोष वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पीच प्रॉब्लम, जिनको बोलने में प्रॉब्लम हो, उसके लिए काम स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं। वर्बल बिहेवियर का संबंध है, वर्बल बिहेवियर किससे रिलेटेड होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, शब्दों के प्रयोग, यूज ऑफ वर्ड्स। डिपेंडेंट पेरेंट्स का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होता है अत्यधिक निर्भर माता पिता। ओवर डिपेंडेंट पेरेंट्स होते हैं, वो होता है डिपेंडेंट पेरेंट्स। 24 है, प्री स्कूल शिक्षा में खेल का महत्व क्या है? तो आंसर हो जाएगा सीखने का माध्यम है। इट इज़ ए मीडियम ऑफ लर्निंग। खेल से अभी जैसे प्री प्राइमरी में जो भी हो रहा है ना, सारा लगभग हो रहा है कि बच्चों को एक्टिविटी से सिखाओ, प्ले वे मेथड यूज लो, तो इसका हो जाएगा सीखने का माध्यम है गेम। 25 क्वेश्चन है, इमोशनल डिस्टर्बेंस वाले बच्चों में क्या पाया जाता है? चिल्ड्रन विद इमोशनल डिस्टर्बेंस तो व्यवहार संबंधी समस्याएं आते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम आते हैं। इमोशनल डिस्टर्ब जो बच्चे होते हैं उनमें। स्पेशल एजुकेटर का मुख्य क्या कार्य है? तो विशेष आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना। बच्चे की जिस चीज़ में स्पेशल नीड है उस हिसाब से उनको शिक्षा दो। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बच्चों में क्या पैदा कर सकते हैं? इसमें क्या होगा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं। बच्चा तुम ऐसा मत करो, तुम गिर जाओगे, ये काम मत कर देता हूँ, तुमसे नहीं होगा, तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। 28 है, फेशियल एक्सप्रेशन किसका भाग है? तो ये बॉडी लैंग्वेज का है। फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर हो गया, आई कॉन्टेक्ट हो गया, ये सारे बॉडी लैंग्वेज के पार्ट हैं। प्री स्कूल शिक्षा की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो जो आपका प्री स्कूल का शिक्षक है वो आपका दर्शक होगा, फैसिलिटेटर होगा, कि काम बच्चे खुद करेंगे, आप उन्हें गाइड कर देना। 30 क्वेश्चन है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, समावेश और विकास, इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, कि बच्चों को सबके साथ मिलके पढ़ाना है और उनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल एज का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्म से वास्तविक आयु, एक्चुअल एज फ्रॉम बर्थ है वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन से क्या अभिप्राय है? व्हाट आर डेवलपमेंटल माइलस्टोन? आंसर होगा बी, विकास के प्रमुख चरण, मेजर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के आपके अलग अलग स्टेज होती हैं, वो आपके डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं। जो स्टार्टिंग की एज है वो बहुत क्रूशियल है। आईक्यू की क्या फुल फॉर्म है? आंसर होगा बी, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। 34 क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है? ये बच्चे की बुद्धि एंड इंटेलिजेंस चेक करने के लिए किया जाता है। तो स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये इंटेलिजेंस चेक करने के लिए करते हैं। 35 क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? आंसर होगा क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, मतलब जब बच्चा कंसीव होता है उस टाइम क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से जो आपका बच्चा होगा उसमें डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आती है। अग्रेसिव बिहेवियर का उदाहरण कौन सा है? क्या चुप रहना, या टेम्पर टेंट्रम, या सहयोग करना, ध्यान देना? तो टेम्पर टेंट्रम है, ये आपका अग्रेसिव बिहेवियर को दर्शाता है। सेरेब्रल पाल्सी किससे संबंधित है? अभी जो आपके 8 यूनिट उससे रिलेटेड है ये। सेरेब्रल पाल्सी ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। पोलियोमाइलिटिस मेनली अफेक्ट मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ये आपके स्पाइनल कोड को अफेक्ट करता है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी किससे संबंधित है? तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी आपकी मसल्स मांसपेशियों से रिलेटेड होता है। एन्यूरेसिस का अर्थ क्या है? तो एन्यूरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग, अनैच्छिक मूत्र त्याग। टेम्पर टेंट्रम किस प्रकार की समस्या है?
ये बच्चे की बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, व्यवहार समस्याएं। वो बहुत जल्दी, बच्चा ऐसा होता है ना, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। बिहेवियर की इंटेंसिटी का अर्थ है, इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर रेफर्स टू, तो इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर है वो तीव्रता होती है। वर्बल कम्युनिकेशन का संबंध है, तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग आप कैसे करते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल है, गेस्चर एंड साइन। वर्बल में क्या होता है, जो आप बोल के वर्ड से बताते हो, चाहे वो लिख के बताओ या फिर बोल के बताओ। और नॉन वर्बल में आप बात करो तो आपके हाव भाव कैसे, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। सिंथेटिक टच का संबंध किससे है, तो सिंथेटिक टच का है टच सेंसेशन, स्पर्श अनुभूति। ईयर ड्रम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ईयर ड्रम को टाइपैनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है, बी आंसर हो जाएगा। कोक्लिया किस अंग का भाग है, ईयर का। लाउडनेस ऑफ साउंड किससे मापी जाती है, कि आप कितना तेज बोल रहे हो, किस चीज़ में नापा जाएगा, तो ये आपका डेसिबल में डीबी में नापा जाता है। लिप रीडिंग किसके लिए उपयोगी है, श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयर्ड, जिनको सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए लिप रीडिंग यूज लेते हैं। साइन लैंग्वेज का उपयोग कौन करता है, हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स, श्रवण बाधित व्यक्ति। ऑडियोलॉजिस्ट किससे संबंधित होता है, तो ये आपके सुनने से, हियरिंग से रिलेटेड होता है, तो बी आंसर होगा। 52 है, ऑडिटरी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है, आंसर होगा बी, सुनने की क्षमता विकसित करना, डेवलप हियरिंग एबिलिटी, ये आपका ऑडिटरी ट्रेनिंग का उद्देश्य है। मोटिवेशन का क्या उद्देश्य है, बच्चे को इनकरेज करना, उन्हें प्रेरणा देना मोटिवेशन का उद्देश्य है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। स्टिमुलेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टिमुलेशन का यूज लेते हैं। सेमी सर्कुलर कैनल्स किससे संबंधित है, संतुलन बैलेंस से रिलेटेड होता है सेमी सर्कुलर कैनल्स। पिच ऑफ साउंड का संबंध है फ्रीक्वेंसी, आप कितना तेज बोल रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस पर वो होता है पिच ऑफ साउंड। इन्यूरेसिस अधिकतर किस आयु में पाया जाता है, तो ये जो बाल्य अवस्था है, चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा इन्यूरेसिस पाया जाता है। बिहेवियर प्रॉब्लम का उदाहरण कौन सा है, बिहेवियर प्रॉब्लम है विड्रोवल बिहेवियर। अच्छा व्यवहार कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, किसी का सहयोग करते हो ये भी पॉजिटिव है, अनुशासन में हो ये भी मतलब पॉजिटिव है। विड्रोवल बिहेवियर है ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। 59 क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पायरमेंट का प्रमुख संकेत है, मेजर साइन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज, आंसर होगा बी, आवाज़ पर प्रतिक्रिया न देना। कोई आपको बोल रहा है, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आपको नहीं सुन रहा ना वो, तो सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड अभी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपके डीसी सिलेबस मेनली डील विद, तो ये जो मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं आपसे, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हियरिंग मैकेनिज्म एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, श्रवण तंत्र और संचार से रिलेटेड थे। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू।